अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 7 आज डिस्कस करेंगे हम क्लोरोफिल और रोशनी का किरदार, यानी कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, और फोटोसिंथेसिस में हमने ये पढ़ा था कि रोशनी को जज्ब करने के लिए क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल रोशनी को जज्ब करता है और रोशनी की मदद से ही जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। तो रोशनी का मेन जो सोर्स था वो था सूरज। सूरज की रोशनी से ही जो है वो आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मतलब मजीद प्रोसीड होती है। पूरा प्रोसेस यानी आप यूँ समझ कि जैसे हम कोई खाना पकाते हैं तो खाना पकाने के लिए हमें आग चाहिए होती है। तो इसी तरीके से पौधों के अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन तक ये सब कुछ करने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए होती है। यानी सूर्य की रोशनी बुनियादी फ्यूल है, आग है, जो कि पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल और रोशनी का क्या किरदार होता है। देखिए बेटा, आपने एक बात याद रखनी है कि जो सूरज की रोशनी है, ये सूरज की रोशनी है, हमें तो सूर्य की रोशनी का सिर्फ एक ही कलर नजर आता है जो कि व्हाइट कलर है, लेकिन दरअसल सूरज की रोशनी जो है वो 7 रंग से मिलकर बनी हुई है। यानी सूरज की रोशनी 7 कलर्स का मजमूआ है और यही 7 कलर्स ही हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में अपना किरदार अदा करते हैं। अब देखते हैं कि क्लोरोफिल और रोशनी का किरदार क्या है। सूर्य की रोशनी जो कि लाइट होती है, दरअसल ये लाइट एनर्जी होती है। आपने देखा होगा कि सूर्य की रोशनी पर आप अगर बैठ जाएं तो आपको हीट महसूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और यही जो सूर्य की रोशनी होती है, इसी की हीट को दरअसल हम लाइट एनर्जी कहते हैं या हीट एनर्जी कहते हैं। जब ये लाइट एनर्जी हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है या पौधे अपने जिस्म में ले जाते हैं, तो इसी लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब लाइट एनर्जी तब्दील हो गई है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी दरअसल केमिकल एनर्जी उसे कहते हैं जो कि कीमियाई तामुलात की सूरत में महफूज कर दी जाए, और वही केमिकल एनर्जी दरअसल क्या होती है, ग्लूकोज होता है। कि ग्लूकोज सूर्य रोशनी को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ कीमियाई तामुलात करके हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो दरअसल यही लाइट एनर्जी ही होती है जो कि पूरे प्रोसेस को चलाने में, ग्लूकोज बनाने में मददगार साबित होती है। ये बात आप लोगों ने स्टूडेंट याद कर लेनी है कि जो सूर्य की रोशनी है, फर्ज करें अगर एक पत्ते के ऊपर इस एक पत्ते के ऊपर अगर मैं कहता हूं जो रोशनी पड़ रही है, जो सूरज से जो रोशनी पड़ रही है इसके एक पत्ते के ऊपर, इसको हम सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि ये 100% क्या है बेटा, 100% है। तो कहते हैं कि इस 100% में से सिर्फ और सिर्फ 1% 100 में से 100% में 100% में से 1% रोशनी वो है जो कि ये पत्ता जल्ब करता है। बाकी जो 99% रोशनी होती है वो या तो पत्ते से टकरा कर मुड़ जाती है, ऐसे आएगी टकरा कर फिर मुड़ जाएगी, या फिर इस पूरे पत्ते को क्रॉस करके ही गुजर जाती है। सिर्फ 1% रोशनी ही पत्ता जो होता है वो इस्तेमाल करता है। अब मैंने वो कहा कि सूर्य की रोशनी 7 रंग का मजमूआ होती है, तो कौन सा रंग जो है जो ज्यादा असरअंदाज होता है फोटोसिंथेसिस करने में। तो बेटा दो रंग हैं, नीली रोशनी और शुद्ध रोशनी। नीली रोशनी और शुद्ध रोशनी का असर ज्यादा होता है। ये नीली और शुद्ध रोशनी जो होती है वो पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस करने में ज्यादा मददगार साबित होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जी ये जो रोशनियां हैं इनको कौन जज्ब करता है, कौन पकड़ता है। तो स्टूडेंट पौधों के अंदर जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है पत्तों में, तो वहां पे मखसूस पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। इन पिगमेंट्स का क्या काम होता है, ये पिगमेंट का काम ये होता है कि ये जो मुख्तलिफ वेवलेंथ, आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि एक रोशनी की एक मखसूस वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो वो हर रोशनी की, चाहे नीली है, सुर्ख है, येलो है, जो भी, हर रोशनी की वेवलेंथ क्या होती है, मुख्तलिफ होती है।
तो ये पिगमेंट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ वेवलेंथ्स वाली रोशनी को जज्ब करते हैं, और ये पिगमेंट्स कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट की थैलाकोइड मेम्ब्रेन में। ये पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट की थैलाकोइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं और एक गुच्छे की, एक ग्रुप की सूरत में मौजूद होते हैं, और उस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? फोटो सिस्टम कहते हैं। अब ये जो फोटो सिस्टम्स हैं, इस फोटो सिस्टम के अंदर जो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जो कि क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, तो ये दरअसल क्या है? पिगमेंट्स हैं। सबसे मेन बुनियादी जो पिगमेंट है वो है जी क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल का काम ये होता है कि क्लोरोफिल ए बुनियादी तौर पर ये नीली और सुर्ख रोशनी को जज्ब कर लेता है। इसका मतलब बुनियादी पिगमेंट ये है, रोशनी को जज्ब यही क्लोरोफिल ए करता है। बाकी जो रोशनियां बच जाती हैं उनको या क्लोरोफिल बी जज्ब कर लेता है या कैरोटीनॉइड जज्ब कर लेते हैं। और इन दो पिगमेंट्स को हम एक्सेसरी पिगमेंट्स या इजाफी पिगमेंट्स भी कहते हैं। याद रखना बेटा कि क्लोरोप्लास्ट की थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनको मजमूई तौर पर हम फोटो सिस्टम्स कहते हैं। और ये जो फोटो सिस्टम्स होते हैं इनके अंदर ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड होते हैं। तो क्लोरोफिल ए बुनियादी तौर पर नीली और सुर्ख रोशनी को जज्ब कर लेता है, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स बाकी जो वेवलेंथ की रोशनी बच जाती है उनको जज्ब करते हैं। फिर जब ये रोशनी जज्ब हो जाती है, फिर आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो लाइट एक्शन है वो फिर स्टार्ट हो जाता है, इसी तरीके से लाइट एक्शन स्टार्ट होता है, रोशनी यहां से जज्ब हो जाती है। ठीक हो गया बेटा? तो ये एक तरीकाकार था कि जिसके जरिए सूर्य की रोशनी का जो किरदार है वो क्या किरदार है, वो कैसे फोटोसिंथेसिस में अपना रोल अदा करती है, ये उसका रोल होता है सूर्य की रोशनी का। हमें आपको अगर शायद ये बात पहली बार पता चली हो कि सूर्य की रोशनी 7 रंग से मिलकर बनी होती है और उसके अंदर 2 रंग की रोशनियां जो होती हैं वो इंपॉर्टेंस रखती हैं, नीली और सुर्ख। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि कितना परसेंट रोशनी जो है पड़ते इस्तेमाल करते हैं, और ये भी आ जाता है कि क्लोरोफिल ए क्या जज्ब करता है और क्लोरोफिल बी और ये क्या है, ये इजाफी पिगमेंट्स हैं। ठीक हो गया बेटा? अब आते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस करते वक्त पौधों में कुछ इश्यूज भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसे अवामिल पैदा हो जाते हैं जो पौधे की फोटोसिंथेसिस करने की सलाहियत पर असरअंदाज होते हैं। उन अवामिल को हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार को लिमिट करते हैं, ऐसा कर दे, स्लो कर दे। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की रफ्तार पर असर अंदाज होते हैं, काम करने की सलाहियत पर असर अंदाज होते हैं? सबसे पहला फैक्टर जो है वो रोशनी की शिद्दत। देखिए मेरा बात ये है कि अगर रोशनी की शिद्दत कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगी। मैं आपको सिंपल सी, हमारे यहाँ ये आप सब में ये एग्जांपल है, आप सबके घरों में सोलर पैनल्स होंगे। सोलर पैनल्स में आप देखिए, अगर सोलर पैनल एक धूप पे रखा हुआ है और आपने इधर जो है वो पंखा चलाया हुआ है, आप अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे सोलर पैनल से ऐसे गुजरोगे ना तो आप देखोगे जो ही आप गुजरोगे हल्का सा साया जो पड़ेगा पंखा स्लो हो जाएगा, और फिर जब रोशनी दोबारा से फुल होगी पंखा तेज हो जाएगा। सेम सिचुएशन पौधों के साथ भी यही होती है कि जब रोशनी की शिद्दत कम होती है तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम होती है, जब रोशनी की शिद्दत ज्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी ज्यादा हो जाती है। और अगर मजीद ज्यादा हद से एक लिमिट से ज्यादा सूर्य रोशनी पड़ जाएगी, जैसे कि ज्यादा बहुत गर्मी में टेम्परेचर हाई हो जाता है, सूर्य रोशनी ज्यादा पड़ रही है, तो पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस की रफ्तार या स्लो हो जाती है या बिल्कुल रुक जाती है। याद रखना बेटा कि जब रोशनी की शिद्दत ज्यादा होगी तो रफ्तार फोटोसिंथेसिस की बढ़ जाएगी, लेकिन हद से ज्यादा उस फोटोसिंथेसिस की रफ्तार को रोक देगी। उसके बाद टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी बढ़ रही है, लेकिन अगर टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम हो जाएगी या स्लो हो जाएगी या रुक जाएगी। ठीक हो गया बेटा? तो टेम्परेचर का भी ये सबब। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनको फ्यूल मिल रहा है, उनको खाम माल मिल रहा है, वो मिलता जा रहा है, वो फोटोसिंथेसिस करते जा रहे हैं। लेकिन जब हद से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है तो पौधे के जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जाहिर बात है फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी नहीं तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार जो होगी वो स्लो हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये फैक्टर्स हैं जो असर अंदाज होते हैं पौधे की फोटोसिंथेसिस में। उम्मीद है बेटा आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कुछ टॉपिक जो है वो ये मुख्तसर से थे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे
और आखिर में यही बात कि आपको लेक्चर समझ आ गया है तो प्लीज़ अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, मुझे इससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ताकि मैं मुझे इम्प्रूवमेंट कर सकूँ अपने लेक्चर में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।